नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे। और कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजनों को हमने प्राण के आधार पर पढ़ा था। एक था अल्पप्राण और दूसरा था महाप्राण। तो स्पर्श व्यंजनों में तो हमने ये बताया था आपको कि प्रत्येक वर्ग का, तो जो प्राण के आधार पर बताया था, प्राण के आधार पर व्यंजन दो तरीके का था। एक था अल्पप्राण और दूसरा था महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या था? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है भाई? अल्पप्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है भाई। जैसे करके मैंने एग्जांपल भी दिया था। प्रत्येक वर्ग का मतलब कोई वर्ग हो सकता है। ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है भाई। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा भाई? ये ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी वर्ग हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है भैया। और जैसे इसमें क्या हो जाएगा? महाप्राण में जैसे करके महाप्राण में क्या हो जाएगा? ठीक है भाई। तो ये तो थे आपके जो मुख से हवा निकलती है उसके आधार पर दो तरीके के होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, मतलब इनको बोलने में हवा कम निकलती है और इनको बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है। तो ये तो थे आपके हवा के आधार पर। अब देखेंगे भाई कंपन के आधार पर। किस पे? जिसको बोलते हैं घोष। क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो तरीके का होता है। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष का ही दूसरा नाम है घोष। ध्यान रखिएगा, कोई दोनों शब्दों में से कोई पूछ सकता है। तो मतलब अघोष होता क्या? अघोष हम उनको कहते हैं जिनको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन अक्षरों को बोलने में हमारी सांस कम प्रयोग होती है, उन्हें बोलते हैं अघोष। और जिन वर्णों को बोलने में, जिन अक्षरों को बोलने में हमारी जो सांस होती है, स्वरतंत्रियाँ ज़्यादा हवा खींचती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष या घोष बोलते हैं। तो ये जो होता है अघोष, ये होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अघोष कहलाता है। ठीक है। जैसे करके प्रत्येक वर्ग को इसको ध्यान रखना है, कोई वर्ग हो सकता है। जैसे काखा, तादा, पावा। तो पहला, दूसरा कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है भाई। तो अब आगे चलेंगे। सघोष क्या होता है? सघोष प्रत्येक वर्ग का, सघोष जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाता है। घोष व्यंजन कहलाता है। जैसे करके एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे और ये, उसके बाद ठीक है भैया। तो ये तो थे आपके घोषत्व के आधार पर व्यंजन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका अघोष, दूसरा होता है सघोष। ठीक है भाई।
इसमें पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होता है, अघोष कहलाता है। और इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाता है, सघोष या घोष कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से पहले हम देखते हैं नासिक के व्यंजन क्या होता है। नासिक के व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, तो नासिक के व्यंजन क्या होता है भाई, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है प्रत्येक वर्ग का। ये सारे के सारे क्या है भाई, नासिक के व्यंजन है। क्या है ये, नासिक के व्यंजन है। जैसे करके लिख लीजिएगा, जैसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है, इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद देखेंगे भाई अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन का एक प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं चार, य र ल व, य र ल व। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बता रखा है कि पूरी जो वर्णमाला वो तीन चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो है आपकी प्राण के आधार पर, या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, या घोष के आधार पर, या घोष को हम कंपन कहते हैं, तो उसमें अघोष हो या सघोष होगा। और तीसरी जो कंडीशन बनती है वो बनती है कि उच्चारण स्थान क्या है वर्णमाला का। तो ये चारों के चारों, ये ध्यान रखेंगे, ये चारों के चारों सघोष होते हैं, पहली बात। और ये चारों के चारों सघोष हैं तो अल्प प्राण भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये चारों के चारों क्या है, अल्प प्राण है। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, और इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, और इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है भाई, दंतोष्ठ। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ये चारों बात क्लियर हुई। यर अलव ऐसे ही पूछ लेता है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ऐसे ही बन सकता है। तो चारों के चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और इनका उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान तालु है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ला का दंत है, वा का क्या है, दंतोष्ठ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाह, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। ऐसे ही ऊष्मी व्यंजन की बात करेंगे। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, सा 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 हा। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा भाई। ये चारों के चारों महाप्राण होते हैं। पहली बात क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये तीनों के तीनों अघोष होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों अघोष होते हैं। और ये हा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है भाई अनुज, समझ में आ रही है। तो हा जो होता है वो क्या होता है, सघोष होता है। मतलब चारों के चारों महाप्राण होते हैं। ये तीनों स ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ह क्या होता है, सघोष होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। समान उच्चारण स्थान है या का और सा का। ऐसे ही इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, इसका और इसका समान है। सा का भी उच्चारण स्थान समान है, दंत है। और हा का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ है। क्या ये, कंठ है भाई। तो इस तरीके से ये आपके ऊष्मी व्यंजन है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट में और समझ लो। देखो इसका उच्चारण स्थान तालु, सा का भी उच्चारण स्थान तालु, इसका मूर्धा, इसका भी मूर्धा, इसका दंत, इसका भी दंत। इसका व का जो होता है वो दंतोष्ठ होता है, और ह का क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है भाई। उसके बाद ये चारों के चारों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और चारों के चारों क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ये तीनों के तीनों अघोष होते हैं। और ये हा क्या होता है, सघोष होता है। और ये चारों के चारों क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं भाई। संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये श्री लिख लेते हैं, एक ही बात है। देखो ये किस किस से मिलकर बना होता है, क और स से, ठीक है भाई। ये ता और रा से मिलकर बना होता है, ये जा से और यहाँ से मिलकर बना होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, स से और र से, ठीक है भाई। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो पूछ लेता है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये छ है किस किस से मिलकर बना है, त किस किस से मिलकर बना है, त्र, ज्ञानी जो है ये किस किस से मिलकर बना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है संयुक्त व्यंजन से। अब बात करेंगे व्यंजन का लेखन। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, व्यंजन का लेखन। व्यंजन का लेखन, तो व्यंजन का लेखन ये दो तरीके का होता है। एक होता है पाई के साथ और एक होता है बिना पाई के साथ। यहां पाई ये पूरी नहीं लेनी है, यहां केवल ये टी, जिसमें ये टी को फॉलो करेगा वो व्यंजन पाई के साथ होगा। जैसे एग्जांपल ये देखो, ये पाई को पूरी कर रहा है अर्थात ये पाई के साथ है, ये पूरी कर रहा है, ये पी पाई के साथ है, ये भी पूरी कर रहा है, ये भी पाई के साथ है। इस तरीके से ये फॉलो करेगा तो पाई के साथ होगा। जैसे रा से रथ, ये पाई के साथ नहीं है। टा से टमाटर पाई के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें ये जो ये आधा है, पर लेकिन यहाँ क्या फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है। ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये भी देखो यहाँ आधा है, तो ये है बिना पाई के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को फॉलो करेगा पूरी को तो वो पाई के साथ है, और इसको फॉलो नहीं करेगा तो बिना पाई के साथ है। ये होता है व्यंजन का लेखन। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ हा से हल होता है वो किस में होता है, तो हा से हल होता है वो बिना पाई के साथ होता है। किसका होता है? बिना पाई के साथ। आगे बात करेंगे द्वत्व व्यंजन। क्या भैया? द्वत्व व्यंजन। द्वत्व व्यंजन, द्वत्व व्यंजन क्या होता है? जब कोई व्यंजन आधा आता है किसी भी शब्द में, उसके बाद वही व्यंजन जब पूरा आता है तो वो क्या कहलाता है? द्वत्व व्यंजन कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दिल्ली, ये आधा आया उसके बाद वही पूरा आया, तो ये कंडीशन किसकी है? द्वत्व व्यंजन की है। पूछता एक क्वेश्चन बताऊं कैसे बनता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बल्ला, अर्थात जो आधा आया है उसके बाद वही पूरा आएगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी द्वत्व व्यंजन की। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका इनमें से कौन सा शब्द द्वत्व शब्द पूछता है, इनमें से कौन सा शब्द द्वत्व व्यंजन के साथ है। तो इस तरीके से शब्द दे रखे होते हैं उसमें चार। एक ऐसा दे रखा होगा, एक कोई और दे रखा होगा, जैसे राम दे देगा, सीता दे देगा, कोई भी दे देगा। तो इस तरीके से आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आधा आया है उसके बाद वही व्यंजन पूरा आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे? ये द्वत्व व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है भैया? आगे बात करेंगे। तो ये व्यंजन अमानक वर्ण। अमानक वर्ण क्या होता है? अमानक वर्ण क्या होता है? देखो अमानक वर्ण वह वर्ण जिसका वर्णमाला में कोई मान नहीं होता, उसे अमानक वर्ण कहते हैं। तो अमानक वर्ण में जैसे आप देखेंगे जो भावट्टी होती है उसके प्रकार का ही होता है, पर लेकिन जो भावट्टी ऐसे, ये तो है भावट्टी, तो यहाँ ये कम गैप है इन दोनों के बीच में, ये गैप ज़्यादा होता है, तो ये वर्ण क्या कहलाता है? अमानक वर्ण कहलाता है। तो ये क्या है? अमानक वर्ण। पूछ लेता है इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है, तो भट्टी की जो भावट्टी होती है उसके प्रकार का होता है, पर लेकिन भावट्टी में यहाँ कम जगह होती है, इसमें क्या होती है? ज़्यादा जगह होती है। तो ये हमने आज देखा है, जितने भी व्यंजन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने देखा है। इसके बाद कल हम व्यंजनों को ख़त्म करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें बहुत सारी रह गई हैं जो हमने आज नहीं कराई हैं, कल कराएंगे उनको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। धन्यवाद।